रॉबर्ट को रियल एस्टेट से प्रेम है, इसलिए वे अपना ज्यादातर समय उसके बारे में सोचने और उसकी शॉपिंग करने में बिताते हैं। अगर आप रियल एस्टेट को पसंद नहीं करते हो तो इसमें निवेश ना करें। रॉबर्ट छोटी नई कंपनियों के शेयरों से भी प्रेम करते हैं क्योंकि वे खुद एक उद्यमी हैं। कुछ लोग इतनी कम पूंजी वाली कंपनियों के जोखिम से घबराते हैं, लेकिन रॉबर्ट इन्हें दौलत बनाने की जगह के रूप में देखते हैं। उनकी रणनीति 1 वर्ष में निवेश बाहर निकलने की होती है। दूसरी तरफ उनकी रियल एस्टेट की रणनीति यह है कि वे छोटी शुरुआत करें और मुनाफे पर लगने वाले टैक्स में विलम्ब करते हुए उन्हें बेचकर ज्यादा बड़ी जायदाद खरीदें तथा रियल एस्टेट को 7 साल से कम रखें। मरीन और जेरोक्स के लिए काम करते समय भी रॉबर्ट ने अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रखा। वे दिन की नौकरी करते रहे, लेकिन वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम में सक्रिय रहे तथा रियल एस्टेट और छोटे शहरों में कारोबार करते रहे। उन्होंने अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को जितना ज्यादा समझा, वे निवेशकों का विश्लेषण करने और अंततः अपनी खुद की कंपनी बनाने में उतने ही बेहतर बनते चले गए। वे लोगों को कोई कंपनी शुरू करने की सलाह नहीं देते हैं जब तक कि उनमें सचमुच ऐसा करने की इच्छा ना हो। अगर इच्छा नहीं है तो वे उन्हें सलाह देते हैं कि वे अपने दिन की नौकरी कायम रखें और अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत बनाए रखें। जब कैश फ्लो बढ़ जाता है तो लोग विलासिताओं में संलग्न हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी अगर कैश फ्लो उनका समर्थन करे। संपत्ति वाले कॉलम को बनाएं और फिर उन संपत्तियों से उत्पन्न आमदनी से विलासिताओं को खरीदें। बाएं गोलार्ध का पल, जब संपत्तियां विलासिताओं को खरीदने लायक पर्याप्त आमदनी देने लगे तब आप उन्हें खरीद सकते हैं। दाएं गोलार्ध का पल, आपका व्यवसाय क्या है, इस बारे में सृजनात्मक तरीके से सोचें। यह आपका पेशा नहीं है। अवचेतन पल, आप जिस प्रकार की संपत्तियों से प्रेम करते हैं उन्हें हासिल करें, क्योंकि आप उनकी बेहतर परवाह करेंगे और उनके बारे में सीखने में आपको मजा भी आएगा। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उदाहरण में क्या कह रहे हैं और वे ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, यह पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। 2 दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच न करें, समझने में मदद मांगिए। हर उदाहरण पर बातचीत करने का समय निकाल जब तक कि आप इसे समझ न लें। वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बनने के लिए इंसान को अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी हर व्यक्ति अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है। वित्तीय संघर्ष प्रायः इस बात का सीधा परिणाम होता है कि लोग अपना पूरा जीवन किसी दूसरे की खातिर काम करने में बिता देते हैं। कई लोगों के पास अपने कामकाजी दिनों के अंत में अपने प्रयासों के बदले में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। नेटवर्थ सटीक नहीं होती। इसका एक मुख्य कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं, मुनाफे पर टैक्स लगा दिया जाता है। एक बार जब कोई डॉलर अंदर आ जाए तो इसे कभी बाहर ना निकलने दें। इसके बारे में इस तरह सोचें कि जब कोई डॉलर आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों में विलासिता की वस्तुएं सबसे पहले खरीदने की प्रवृत्ति होती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता के सामान खरीदते हैं। अतिरिक्त प्रश्न, अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों को समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से नीचे दिए गए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। पहला, आपका पेशा क्या है और आपका व्यवसाय क्या है, उनमें क्या फर्क है। दूसरा, वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें इस अध्याय को पढ़ने से पहले आपने अपनी नेटवर्थ में गिना हो सकता था, अब आप उन्हें कैसे देखते हैं। तीसरा, आप जिन संपत्तियों को हासिल कर रहे हैं, क्या वे ऐसी है जिनसे आप प्रेम करते हैं? अगर नहीं तो आप इसे कैसे बदल सकते हैं। चौथा,
वह कौन सा समय था जब आपने कोई विलासिता का सामान खरीदा था जिससे आपका कैश फ्लो तर्कसंगत नहीं ठहराता था? वह कौन सा समय है जब आपने ऐसा किया था तब कैश फ्लो उस खरीदारी को तर्कसंगत ठहरा सकता था? इसकी तुलना करें। आपने उन दोनों स्थितियों में कैसा महसूस किया था, खरीदारी के समय भी और बाद में भी? 5वां, क्या आपके परिवार में ऐसे लोग रह रहे हैं जिन्होंने किसी दूसरे की खातिर काम करने में अपना पूरा जीवन बिताया है और अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचा था? अगर आप दे सकते तो उन्हें क्या सलाह देते? शब्दावली की परिभाषाएं। बॉन्ड, कर्ज जिसमें अधिकृत रूप से इसे जारी करने वाला बॉन्ड धारकों से कर्ज लेता है और परिपक्वता नामक भविष्य की तारीख पर मूलधन तथा ब्याज लौटाने का वादा करता है। दूसरा, उद्यमी, वह व्यक्ति जो मुनाफा हासिल करने के लिए किसी प्रोडक्ट या सेवा को प्रदान करने का सिस्टम बनाता है। उद्यमी अवसर का पीछा करने के लिए जोखिम स्वीकार करने के इच्छुक रहते हैं और उन्हें पूंजीवादी समाज में बुनियादी तौर पर महत्वपूर्ण समझा जाता है। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी आय, व्यय, संपत्तियों और दायित्वों का स्टेटमेंट। जब आप कॉलेज से निकलते हैं तो उसके बाद आपका रिपोर्ट कार्ड जिसे आपका बैंकर आपको कर्ज देने से पहले देखना चाहता है। चौथा, स्टॉक, शेयरों के वितरण के जरिए कॉर्पोरेशन द्वारा उगाई जाने वाली पूंजी। अध्याय 4, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशंस की शक्ति। मेरे अमीर डैडी ने खेल को चतुराई से खेला था और उन्होंने यह कॉर्पोरेशंस के जरिए किया था, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। मुझे याद है स्कूल में हमें रॉबिन हुड और उसके मेरी मैन गिरोह की कहानी सुनाई गई थी। मेरे शिक्षक के हिसाब से यह एक रोमांटिक हीरो की अनुभव कहानी थी जो अमीरों से पैसे छीनकर गरीबों में बांट देता था। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी रॉबिन हुड को हीरो नहीं मानते थे, वे तो रॉबिन हुड को अपराधी मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए जमाना हो चुका है, लेकिन उसके अनुयायी आज भी जिंदा हैं। मैं अक्सर अब भी लोगों को कहते सुनता हूँ, इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते, या अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों में बांटना चाहिए। यह अमीरों से छीनकर गरीबों में बांटने की यह रॉबिन हुड फंतासी गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सबसे दुखदायी साबित हुई है। इसी रॉबिन हुड आदर्श की वजह से मध्यम वर्ग पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों के कल्याण के लिए पैसे तो मध्यम वर्ग देता है, खास तौर पर उच्च आय वाला मध्यम वर्ग। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालने की जरूरत है। हालांकि मेरे उच्च शिक्षित डैडी के शिक्षा के इतिहास के विशेषज्ञ थे, लेकिन मेरे अमीर डैडी खुद को टैक्स के इतिहास का विशेषज्ञ मानते थे। अमीर डैडी ने माइक और मुझे बताया कि इंग्लैंड या अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगता था। कभी कभार युद्ध का खर्च निकालने के लिए अस्थायी टैक्स लगा दिया जाता था। राजा या राष्ट्रपति का बस ऐलान कर देता था और हर एक को अपना हिस्सा देने के लिए प्रेरित करता था। ब्रिटेन में 1799 से लेकर 1816 तक नेपोलियन के खिलाफ युद्ध में टैक्स लगाया गया था। अमेरिका में 1861 से लेकर 1865 तक हुए गृह युद्ध के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर स्थायी इनकम टैक्स लगा दिया था। 1913 में अमेरिकी संविधान के 16वें संशोधन की मंजूरी के साथ ही इनकम टैक्स अमेरिका में भी स्थायी हो गया। एक जमाने में अमेरिकी टैक्स विरोधी थे। चाय पर बहुत ज्यादा टैक्स लगने की वजह से ही बॉस्टन हार्बर की मशहूर टी पार्टी वाली घटना हुई, जिसने क्रांतिकारी युद्ध को चिंगारी दी। नियमित इनकम टैक्स का विचार जनता के गले उतारने में इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को ही लगभग 50 साल का समय लगा। इन ऐतिहासिक तारीखों से हमें यह पता नहीं चलता कि ये दोनों टैक्स शुरुआत में सिर्फ अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं यह बात कभी ना भूले। उन्होंने समझाया कि टैक्स का विचार इसलिए लोकप्रिय हुआ और बहुसंख्यक लोगों ने इसे सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों को यह बताया गया कि टैक्स सिर्फ अमीरों को सजा देने के लिए लगाए जा रहे हैं। इसी कारण जनता ने कानून के समर्थन में वोट दिया और यह संवैधानिक रूप से कानून बन गया। हालांकि इसका इरादा अमीरों को सजा देना था, लेकिन अंततः यह उन्हीं लोगों के लिए सजा बन गया जिन्होंने इसके समर्थन में वोट दिया था, गरीब और मध्यम वर्ग।